हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुवेट्स एकेडमी। तो देखते हैं टॉपिक रिफ्रैक्शन। आज इस वीडियो में पूरा आपका रिफ्रैक्शन टॉपिक कंप्लीट होगा और वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सब कुछ बहुत क्लियर आपको समझ में आने वाला है। जिसने पिछला वीडियो रिफ्लेक्शन का पार्ट 1 नहीं देखा है उसका आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में, तो वो आप जाकर के देख सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो। टॉपिक हमारा रिफ्रैक्शन, जो कि सेकंड पार्ट हो गया आपका लाइट का। क्या कहा है? रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन लाइट की डायरेक्शन में चेंज है। व्हेन लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करती है तो उसकी जो डायरेक्शन में चेंज होता है उसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर हुआ? लाइट रे जब एक मीडियम से, सपोज ये दो मीडियम है हमारे, एक मीडियम ये है और दूसरा मीडियम यहाँ है, तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी और अपने पाथ को चेंज कर देगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे हो रिफ्रैक्शन के। ये आपका रिफ्रैक्शन दिख रहा है। इसमें आप देख सकते हो जो स्टिक्स हैं यहाँ पर, उनकी जो साइज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है। दूसरा ये आप लेमन देख लो, लेमन का साइज़ ये था, लेकिन जब हमने इसको पानी में डाला है तो लेमन का साइज़ बड़ा दिख रहा है। ये सब किस वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन के कारण। फिर ये पूल में आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पूल की सरफेस है एक्चुअल, लेकिन जो हमें एपरेंट दिख रहा है वो ये दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमें उसकी डेप्थ थोड़ा ऊपर दिख रही है। ये भी किस कारण से हमें ऊपर दिख रही है? रिफ्रैक्शन के कारण। ठीक है। और ये लाइट जो अपनी डायरेक्शन बदलती है वो किस वजह से बदलती है? क्योंकि लाइट जब वैक्यूम से या एयर से दूसरे मीडियम में जाती है तो मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी वो चेंज होती है, उसकी वजह से लाइट स्लो हो जाती है। तो उसी तरह से डिपेंड करता है, यदि ऑप्टिकल डेंसिटी कम है और वहाँ से ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी वाले मीडियम में जा रही है तो स्लो हो जाएगी स्पीड, और ज़्यादा डेंसिटी वाले मीडियम से जब कम वाले में आएगी तो बढ़ जाएगी स्पीड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप रिफ्रैक्शन के देख रहे हो। फिर आप देख सकते हो ये कॉइन है। एक्चुअली में कॉइन यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन हमको कॉइन यहाँ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि देखो ये कॉइन से रे आई है और ये रे चूँकि हमारी लाइट आ रही है आपकी ज़्यादा, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, वाटर इज़ मोर डेंसर देन एयर, तो ये क्या होगा? ये रिफ्रैक्ट कर जाएगी और अपने पाथ से हट जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर देगी, और फिर हमको जो दिख रहा है एक्चुअल में, हमको यहाँ पर इसकी हम आगे देखें तो हमको क्या कॉइन यहाँ पर दिख रहा है। आया समझ में? क्योंकि जो हमें रे हमारी आँख में जा रही है उसको हम जब सीधा देखेंगे, स्ट्रेट देखेंगे, तो वो यहाँ पर एक्चुअली हमें पोजीशन दिखेगी ऑब्जेक्ट की। तो ये एपरेंट पोजीशन है और ये है एक्चुअल है। ये वाली एक्चुअल पोजीशन है कॉइन की और दिस वन इज़ एपरेंट पोजीशन। उसी तरह से हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेंसिल है जिसको कि पानी में स्लैंट डाला गया है। अब देखो ये पेंसिल से जब यहाँ पर से रेज जा रही हैं तो दो रेज हमने देखा जा रही हैं, तो ये रे जब हमारी आईज में पड़ती है तो बिकॉज यहाँ पर देखो वाटर है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है देन दैट ऑफ द एयर। ठीक है। तो यहाँ से रे गई और ये रे फिर डेविएट हो गई अपने पाथ से। इन द सेम वे ये दूसरी रे गई, ये भी जो अपने पास से डेविएट हुई, और फिर जब हम इसको स्ट्रेट पीछे मिला रहे हैं तो ये कहीं इस जगह पर मिल रही हैं और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि पेंसिल है। तो हमको क्या दिखता है कि पेंसिल यहाँ पर है, और इस वजह से हमको कई बार लगता है कि पेंसिल जैसे टूटी हुई है, कुछ ब्रेक की हुई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पेंसिल एक्चुअल में यहाँ पर है और हमको उसकी पोजीशन यहाँ दिख रही है। तो एक्चुअली यहाँ पर है, एक्चुअल पोजीशन ये है। ठीक है। और जो हमें यहाँ पर दिख रहा है ये आपकी एपरेंट पोजीशन है। तो इस तरह से हमको ये रिफ्रैक्शन की वजह से इमेजेस डिफरेंट प्लेस पर दिखती हैं देन दैट ऑफ द एक्चुअल से अलग हटकर दिखती हैं। रिफ्रैक्शन में किस तरह से स्पीड में चेंज होता है लाइट की, कुछ हम देख सकते हैं यहाँ पर। रे किस तरह से बैंड होती है और किस तरह से हमें इमेज फॉर्मेशन दिखती है। देखो सपोज यदि मैंने यहाँ पर कहा यह मेरा मीडियम 1 हो गया जो कि एयर है, सेकेंड मीडियम मैंने कहा वाटर हो गया। ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने फर्स्ट ले लिया मीडियम वाटर और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर सेकेंड मीडियम ले लिया मैंने एयर। ठीक है। सेकेंड मीडियम क्या ले लिया? एयर। तो किस तरह से लाइट चेंज होगी? ये सपोज जो लाइन दिख रही है आपको, ये हो गई सपोज लाइन ऑफ इंटरफेस। ठीक है।
तो ये इंटरफेस है। अब इंटरफेस पर लाइट ने स्ट्राइक किया, ठीक है, लाइट रे आई। तो सपोज ये लाइट कुछ इस तरह से स्लैंट पड़ती है, लाइट ये पड़ी लाइट यहाँ पर, ठीक है, ये लाइट रे आई और इस पॉइंट पर ये आकर के जो है सपोज इस ये इंटरफेस जो है यहाँ पर आई और फिर ये यहाँ पर वाटर में जब जाएगी तो ये अपने पाथ से डेविएट करेगी। अब डेविएट किस डायरेक्शन में करेगी? तो यहाँ पर यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें तो हमेशा ध्यान रखो एयर जो है वो एक रेयर मीडियम होगा और वाटर हमेशा एक डेंसर मीडियम होगा इन कंपैरिजन टू एयर। ठीक है, किसके कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं? एयर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर रेल आ रही है, आपकी लाइट रे आ रही है रेयर से डेंसर में। दूसरी साइड यहाँ पर वाटर मैंने देखा ये मेरा है डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हुआ ये, और एयर जो है यहाँ पर रेयर मीडियम है। तो हम दोनों केस स्टडी करेंगे कि जब रेयर से डेंसर में आती है तब क्या होता है और जब डेंसर से रेयर में आएगी लाइट रे तब क्या होगा। तो देखो जब लाइट रे रेयर से डेंसर में आई, अब रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को कुछ इस तरह समझ सकते हो कि आप रोड पर जा रहे हो, रेयर मीडियम आप कब कह रहे हो? जब रोड पे बहुत कम व्हीकल्स है, रोड आपको खाली मिल रही है, यानी कि वो आपका रेयर मीडियम कहलाएगा एक तरह से। फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसिडरिंग इट। और सपोज आप जब रश जाते हैं तो वो आपने कहा डेंसर मीडियम। रश ज़्यादा होने पर आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, खाली रोड होती है आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। तो एयर चूँकि रेयर मीडियम है मीन्स वहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हैं, दूर दूर हैं इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। तो क्या होगा, वहाँ पर लाइट रे जब ट्रैवल कर रही है तो उसको ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत कम है, ऑब्स्ट्रक्शंस कम है तो यहाँ पर जो लाइट की जो स्पीड है वो तेज होगी और यहाँ पर वाटर में जो स्पीड होगी लाइट की वो कम हो जाएगी। क्लियर, समझ में आया ना? एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है ना, ये होगी ज़्यादा देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वाटर में हमेशा स्लो डाउन कर देगी। तो याद रखो जब भी लाइट रे अपने पाथ से डेविएट करेगी और ज़्यादा डेंसर मीडियम में जाएगी, हर बार जरूरी नहीं आपका एयर और वाटर हो, दूसरे मीडियम भी हो सकते हैं, तो उसमें देखने वाली बात ये होगी हमेशा कि कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा ऑप्टिकली डेंसर है, मोर डेंसर है। तो जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सपोज ये हमने नॉर्मल बोला इसको, तो हमेशा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, स्लो होगी स्पीड और इट मूव्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इट बैंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ इस तरह से बैंड करेगी लाइट रे, ठीक है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, ये क्या है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, ग्रेटर है देन दैट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब रे हमारी मूव कर रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अब दूसरा केस जिसका कंट्रास्ट हमने लिया है कि वाटर से एयर में जा रही है, वाटर हमारा यहाँ पर डेंसर मीडियम है इन कंपैरिजन टू एयर, तो डेंसर से एयर में यानी रेयर मीडियम में जा रही है। अब जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने एक लाइट रे ड्रॉ की यहाँ पर इस तरह से स्लैंट अगेन, ठीक है, और ये हमने अब ये यहाँ पर स्लो होना था लाइट को, लेकिन अब ये जा रही है एयर में, यानी अब इसको खुला रास्ता एक तरह से मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर सपोज ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, यहाँ पर ये लाइट रे आपकी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। यानी यहाँ पर इस केस में सपोज ये इंसिडेंट रे है, ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे है, तो यहाँ पर जो एंगल आई है और जो एंगल आर है उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट केस है उसके कंपैरिजन में ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा, कंट्रास्ट हो जाएगा। इस केस में ये हम इसको केस 2 मान लेते हैं, दिस इज केस 2 और ये केस 1 हो गया सपोज। तो केस 2 में जो एंगल आर है वो ग्रेटर है देन दैट ऑफ एंगल आई। तो ये हमारे दोनों केस हमने देखे कि किस तरह से लाइट रे बैंड करती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, चाहे वो रेयर से डेंसर में जा रही है और चाहे वो डेंसर से रेयर में जा रही है। तो दोनों केसेस में हमने देखा कि जो एंगल आई और एंगल आर होगा वो किस तरह से चेंज होंगे
या स्पीड ऑफ लाइट किस तरह से चेंज होती है व्हेन लाइट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, अब इसी के साथ हम एक एक्टिविटी करेंगे जो कि हमारी ग्लास स्लैब की एक्टिविटी है। आपकी बुक में भी है एनसीईआरटी में, वो एक्टिविटी बहुत ध्यान से देखना है। अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। यहाँ पर मैंने ये ग्लास स्लैब लिया है। देखो, जब आप एक्टिविटी करोगे क्लास में तो आपको वुडन बोर्ड मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे आपको? वुडन बोर्ड। उन वुडन बोर्ड्स पर आपको क्या करना होता है, एक A4 शीट को आपने फिक्स करना होता है। तो सपोज यदि मैं कहूँ ये एक वुडन बोर्ड है हमारा, उस वुडन बोर्ड पे हमने ये A4 शीट को फिक्स किया है। तो किस तरह से आप फिक्स करते हैं, यहाँ पर हमने 4 पिन्स लगा करके फिक्स कर दिया सपोज। फिर आपने रखा है ये ग्लास स्लैब, सपोज ये मेरा क्या है, ग्लास स्लैब है। ठीक है, तो इस तरह से हमें एक्टिविटी करनी है। अब हमने क्या करना है, हमें रेस को पास करना है। देखो, पहली रे, अब यहाँ पर ऑब्वियसली ये ग्लास है, मीडियम क्या हमारा, ग्लास है, और एयर, ये जो दूसरा मीडियम है वो एयर है, यानी हमारा मीडियम 1 क्या हुआ यहाँ पर, एयर है, और मीडियम 2 क्या हुआ हमारा यहाँ पर, ग्लास है। तो ऑब्वियसली एयर अगेन हमारा रेयर मीडियम है और ग्लास अगेन हमारा डेंसर मीडियम है। तो ये देखो हमारी जो रे आएगी, फर्स्ट रे। अब हम कैसे करेंगे, एक्टिविटी कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर वो समझना है पहले। तो हमने क्या करना है, हमने ग्लास स्लैब को यहाँ पर पेपर पर रखा है। ये मैंने पेपर फिक्स कर लिया है सपोज, और उस पेपर पर मैंने रखा है अब ये ग्लास स्लैब। अब इस ग्लास स्लैब को मैंने क्या किया, ये बाउंड्री मैंने इस ग्लास स्लैब की ले ली। ग्लास स्लैब को मैंने यहाँ से उठा करके प्लेस कर दिया अलग। अब ये जो हमने बाउंड्री ले ली है, तो हमने क्या करना है, हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, स्लैंट लाइन ड्रॉ करनी है, जो हमें दिखाएगी कि ये हमारी एक इंसिडेंट रे है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने 2 पिन्स फिक्स कर देनी है, यहाँ पर 2 पिन्स फिक्स कर देनी है। सपोज यदि मैंने ग्लास को मार्क किया है A, B, C एंड D, और इन पिन्स को मैंने मार्क कर दिया है P एंड Q। ठीक है, और किस पॉइंट पर ये मिल रही हैं, इसको मैंने कर दिया है O। ये पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंस पॉइंट है ये मेरा O हो गया। ठीक है, ये पॉइंट। अब ये पिन्स के लिए मैंने ये 2 प्लेस कर दिया, यहाँ पर मैंने पिन फिक्स करी हैं। मैंने फिर से ग्लास स्लैब को यहाँ पर पुट कर दिया, समझ में आ गया। ग्लास स्लैब हटाया था तब हमने ये लाइन ड्रॉ की थी, फिर हमने ग्लास स्लैब फिर से रखा है, पिन लगाने के साथ ही ये P और Q पिन लगा दी। अब हमने ग्लास स्लैब लगा दिया। अब हम इस तरफ से, सपोज हमारी आई इस तरफ है, हम इस तरफ से देख रहे हैं, इन दोनों पिन्स को हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर कहाँ पर सीधी दिख रही हैं। हमें एग्जैक्टली ऐसे लगानी है इन पिन्स को। अब ये पेपर पर मैं दिखा रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली जब आप स्लैब रख कर देखोगे तो कैसे दिखेंगी आपको। ये आपकी दोनों पिन्स हैं, आपको 2 पिन्स और लेनी है, यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, आपने 2 पिन्स और लेनी है, उनको आपको फिक्स कर देना है। सपोज़ मुझे यहाँ पर ये मेरी पिन्स मिल गई, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन में है। इसको मैंने कर दिया, ये PQ है, ये सपोज मैंने कर दिया RS। पहली पिन को मैंने R नाम दे दिया, दूसरी को मैंने S नाम दे दिया। फिर मैंने क्या किया, अब ग्लास स्लैब को मैंने फिर से हटा दिया और मैंने इसको लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इन दोनों पिनों को हटा करके, पिनों को भी हटाया है, और पिनों को हटाते हुए मैंने इन दोनों पिनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी लाइक दिस। ठीक है, दोनों पिन मेरी यहाँ पर थी, मैंने यहाँ पर इसको लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, और यहाँ पर भी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक, फिर मैंने क्या करना है, यहाँ से दोनों पॉइंट्स को लेकर के मिला देना है। तो आपने क्या किया, ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे मिला दिए लाइक दिस। तो समझ में आ रहा है ना। पहले हमने PQ पिन्स ली थी, ग्लास स्लैब को फिक्स किया, फिर उनकी इमेज को देखते हुए उसी लाइन में हमने 2 और पिन्स लगाई हैं। फिर हमने ग्लास स्लैब को हटा दिया है, हमने पहला ये नॉर्मल ड्रॉ किया, इसको मैं कर सकती हूँ M डैश, और इस वाले को कर सकती हूँ मैं N डैश। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं एंगल्स को दूसरा ही कलर ले लेती हूँ। ये मेरा हो गया एंगल I, और ये हो गया मेरा एंगल R। ठीक है, और ये जो बाहर आ रहा है एंगल, ये हो गया एंगल E। क्लियर हुआ। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है दिस वन, और ये हमारी इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे। तो IR मैंने लिखा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इसको मैं क्या कर सकती हूँ, PQO जो है आपकी, वो इंसिडेंट रे हो गई।
ठीक है। और रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गई, यहाँ पर मैंने ओ लिखा था, यहाँ पर एल लिख देती हूँ, चलो ओ एल आपकी हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और एल आर एस हो गया आपका, ये हो गई आपकी इमर्जेंट रे, इसको हम क्या लिखेंगे, इमर्जेंट रे, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लो, जब हमने ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, आप देख सकते हो कि ये रिफ्रैक्ट इमर्जेंट रे बिल्कुल इसकी हमें दिख रही थी पिन सीधी, लेकिन सीधी तो नहीं है ये, यदि हम इसको मिलाएंगे तो नहीं मिलेगी। लेकिन हम देखेंगे कि जब हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये एक पैरेलल लाइन बन रही है यहाँ पर, जस्ट पैरेलल, ठीक है। तो इंसिडेंट रे को जो हम आगे करते हैं, तो यानी कि जो इंसिडेंट रे है वो पैरेलल है किसके, इमर्जेंट रे के। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एंगल आई और एंगल ई जो होगा वो इक्वल होगा। क्यों, देखो यहाँ पर क्या है, ये एयर है मीडियम, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, ग्लास है, फिर यहाँ पर फिर एयर है। तो एयर से जब यहाँ पर आया तो ये रे बैंड हो जाएगी, और ये एंगल आर ये वाला है, और इस वाले के लिए जो इंसिडेंस एंगल है, लेकिन वैसे ये दोनों एंगल जो आपके एंगल आर, और इसको मैं आर डैश लिख सकती हूँ, ये दोनों हमारे इक्वल हो गए क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। फिर एंगल आई इज इक्वल टू हो जाता है हमारा एंगल ई के, जो कि इमर्जेंट एंगल है। क्लियर हो गया। देखो एंगल आई और एंगल ई जो इक्वल है, हमने कहा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ई, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एयर है फर्स्ट मीडियम, उससे सेकंड मीडियम ग्लास में आई रे, तो ये जो एंगल बनाएगी यहाँ पर, यानी कि बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बना, ये वाला जो आर डैश मैंने कहा बना, ये दोनों एंगल बराबर हैं आर और आर डैश। तो इससे जब फिर से एयर में आएगी तो अवे जाएगी नॉर्मल के, और उतने ही एंगल से अवे जाएगी जितना उसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है, क्योंकि दोनों मीडियम सेम है, एयर है दोनों साइड। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप ये ग्लास लैब की एक्टिविटी करोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जब आप लैब में जाओगे तो इसको करोगे आपको मजा आएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन जो हुआ है लाइट का, उसके भी लॉज हैं, जैसे हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये भी हमारे दो लॉज हम पढ़ेंगे, ध्यान से देखना है इसको। फर्स्ट लॉ कहता है द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे, फर्स्ट रे इज इंसिडेंट रे हमने देखा, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैंने कहा ये मेरी इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है, और ये हो गया हमारी रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया हमारा नॉर्मल टू द इंटरफेस, ये हमारा क्या है, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये हमारा नॉर्मल है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू मीडिया, ये वन मीडियम हो गया, ये सेकेंड मीडिया हो गया, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सभी एक ही प्लेन पर, सेम प्लेन में रहते हैं। सेकेंड क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमने कहा ये हमारा क्या है, एंगल आई है, दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is a constant, means sin I will be always, sin ratio of sin I upon sin R will be a constant। ये दोनों क्या हुआ, हमारे constant हुए। the ratio of sin of angle I, ये जो sin of angle I है and sin of angle R, इन दोनों का जो रेशियो हुआ वो क्या है, हमारा कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। देखो यदि हमारा एयर है मीडियम, दूसरा वाटर है, तो एयर और वाटर में हमेशा जो साइन आई और साइन आर रहेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसी तरह यदि मैं कहूँ कि वाटर एक मीडियम है, दूसरा मीडियम डायमंड है, तो वाटर और डायमंड का जो रेशो होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि हमेशा लाइट हमेशा उसी एंगल से डेविएट करेगी पर्टिकुलर मीडियम से। क्लियर में आ गया, ये क्लियर हुआ, वेरी गुड। तो अब क्या हुआ, इफ आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देन साइन आई अपॉन साइन आर विल बी अ कांस्टेंट।
और इस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम. द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड, कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाती है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है ऑफ द सेकेंड मीडियम, दूसरे मीडियम का, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में. यदि मेरा फर्स्ट मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम मेरा वाटर है, तो क्या होगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू एयर. क्या कहलाएगा, कांस्टेंट. और इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा जो कांस्टेंट वैल्यू है. तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है जो कि साइन आई अपॉन साइन आर मीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसका जो कांस्टेंट होता है ये इक्वल होता है हमेशा एक कांस्टेंट, मीन्स किसी भी गिवन पेयर, मतलब यदि आपका एक मीडियम एयर है, एक मीडियम ग्लास है, तो हमेशा उसका जो ये रेशो होगा आई साइन आई और अपन साइन आर का, वो हमेशा एक कांस्टेंट होगा. इसको हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. अब हमें पता है कि किसी भी दो मीडियम के लिए, जैसे एयर और वाटर यदि हम लेते हैं, तो उसके लिए जो साइन आई और साइन आर का रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा. इसी तरह यदि हम एयर और ग्लास ले लेंगे तो भी उसका जो रेशो होगा वो कांस्टेंट होगा. तो हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं, इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. तो होता क्या है कि जो स्पीड है लाइट की वो चेंज होती है इन डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, हमें पता है. और जो वैक्यूम है, वैक्यूम में सबसे कम होती है. जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है, इन वैक्यूम आप लिख सकते हो इसको, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. मीन्स सबसे ज़्यादा स्पीड से कहाँ पर लाइट ट्रैवल करती है, वैक्यूम में. उसके बाद एयर में, वैक्यूम के बाद एयर में स्लाइटली लेस हो जाती है स्पीड. लेकिन और जैसे जैसे मीडियम जो है वो डेंस होता जाएगा, स्पीड लाइट की डिक्रीज़ करेगी. जैसे वाटर में और कम हो जाएगी, फिर ग्लास में और कम. इस तरह से आपकी बुक में जो एक पूरी टेबल दी है उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं, उससे आप इसको देख सकते हो. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स आते हो वो किस तरह से आप निकाल सकते हो. हमने देखा कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड कम हो सकती है या फिर बढ़ सकती है. ठीक है. तो यदि हम मान लें कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सपोज हमने लिखा v1, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कर लेते हैं सेकेंड मीडियम इन वाटर. ठीक है, ये हमने लिख लिया v2. तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे. देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय लेटर n. तो यदि हमें सेकेंड मीडियम, यानी सेकेंड मीडियम हम वाटर को कंसिडर करते हैं, सपोज हमारा फर्स्ट मीडियम एयर है, यहाँ पर हमने लिखा एयर और यहाँ पर लिखा हमने वाटर. ठीक है, और यहाँ से लाइट रे आ रही है और लाइट रे आकर के वाटर में स्पीड कम हो जा रही है. यहाँ पर इसकी स्पीड v1 है, इसकी स्पीड है v2. लाइट की स्पीड एयर में v1 है और वाटर में v2 है सपोज. तो जो हमारा n21, यदि हम इसको मीडियम 2 मान रहे हैं, इसको मीडियम 1 मान रहे हैं, तो n21 हमारा क्या हो जाएगा, n21 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. इसको हम क्या कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. ठीक है. अब जब हमें सेकेंड मीडियम का निकालना है उसको हमने पहले लिखा है, ये ध्यान रखना है, n21. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n21 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर.
ठीक है, मीन्स V1 हमने देखा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर V1 है और वाटर में V2 है, यानी कि V1/V2। तो N21 क्या हो गया आपका फार्मूला, N21 इज इक्वल टू V1/V2। अब हमें यदि फर्स्ट मीडियम का निकालना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है, तो हम कैसे निकालेंगे। N21 हमने निकाला था, अब हम निकालेंगे N12, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालने जा रहे हैं ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब हमारा मीडियम 1 क्या था, एयर। तो इस केस में जब हम मीडियम 1 का निकाल रहे हैं मीडियम 2 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो फार्मूला भी हमारा क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा जो हमने पिछला निकाला था। यानी यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा N12 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in medium 2 upon speed of light in medium 1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2 में V2 है और मीडियम 1 में V1 है। तो यानी हमारा सेकेंड फॉर्मूला क्या निकल के आया है, N12 इज इक्वल टू V2/V1। यानी हमें यदि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट हम हमेशा नीचे रखेंगे। जिस मीडियम का निकालना है, ये ध्यान रखना, उसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे आएगी, यानी कि डिनोमिनेटर साइड में आएगी, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसकी हमेशा न्यूमरेटर बन जाएगी। अब हमको देखना है, अब एक टर्म और पढ़ोगे आप जिसमें जो कहलाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जिसमें एक मीडियम आपका एयर है, इसमें सर्टेनली एक मीडियम का होगा, मीडियम 1 क्या हो गया आपका, सपोज हमेशा यहाँ पर एयर होगा, और एयर में स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम क्या रहेगी आपकी, हमेशा C से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप N मीडियम कर सकते हो, और जो मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 आप V से रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, हमारा एक मीडियम तो एयर है सर्टेनली, दूसरा जो हमारा मीडियम है, या हम इसको मीडियम 2 कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा V हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी एयर के रेफरेंस में, एयर के रिस्पेक्ट में किसी भी मीडियम का आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो आपका कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान दो इस चीज़ को कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, जब हमारा कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के साथ में ही दूसरा मीडियम हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका NN इज इक्वल टू C/V। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो गया आपके, V हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा NM इज इक्वल टू C/V। तो आपने यहाँ पर 3 फार्मूले देखे, एक देखा आपने N21 जो आपने यहाँ पर देखा कि विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर जब मीडियम 1 है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, N21 इज इक्वल टू V1/V2। ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकंड आपने देखा जब विद रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड मीडियम फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, N12 इज इक्वल टू V2/V1। और थर्ड आपने देखा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया, गुड। तो आप पढ़ने वाले हो यहाँ पर, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे 2 तरह के लेंसेज, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस होते हैं जो कि बल्जेस होते हैं सेंटर से। दिस लेंस बल्जेस आउट एट सेंटर। कहाँ पर बल्जेस होंगे, सेंटर से बल्जेस होंगे, मीन सेंटर से थिक होंगे, एंड इज थिनर एट द एजेस, और एजेस से ये लेंसेज थिन होते हैं जो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। यदि आप देखोगे तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। ये आपका बल्ज है सेंटर से और थिन है आपका ये एजेस से। तो ये इस तरह से आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा लेंस जो आप बात करोगे वो है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, दिस लेंस इज थिनर एट द सेंटर। ये लेंस थिन होगा सेंटर से एंड थिक एट द 2 साइड्स, और थिक होगा दोनों साइड से यानी कि एज से।
जो कॉनकेव लेंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपका कौन सा लेंस बन रहा है? कॉनकेव लेंस। तो जो लेंस थिक होगा एजेस से वो आप समझ लीजिए कॉनकेव लेंस है, और जो थिन है एजेस से वो है कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस अगेन ये इसमें केव जैसा दिख रहा है, जैसे कि मैंने मिरर में भी आपको शायद बताया था। तो केव से आप समझ लो कॉनकेव। तो ये आपका कॉनकेव लेंस है, थिन है सेंटर से, थिक है एजेस से। कॉन्वेक्स लेंस है, थिक है एजेस से, यहाँ से ये थिक है और थिन है, थिक है सेंटर से और थिन है एजेस से। ये थिन है सेंटर से और थिक है एजेस से। क्लियर? देखो कॉन्वेक्स लेंस जो बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये आपका हो गया कॉन्वेक्स लेंस, और ये बनता है आपका कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कैसे बना ये? दोनों दो स्फेरिकल सरफेसेस से बाउंडेड है, और ये बीच में से थिक है और एजेस से थिन है, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। और ये आपका एजेस से थिक है और मिडिल से थिन है, ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया। लेकिन दोनों ही केसेस में देखोगे तो ये दो स्फीयर से बाउंडेड है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यदि आप यहाँ पर देखोगे तो ये इसका भी एक सेंटर होगा और इसका भी एक सेंटर होगा। उसी तरह कॉनकेव लेंस के केस जो बन रहा है तब भी आप देखोगे ये भी एक सेंटर है इसका, इसका भी एक सेंटर है, और जो लेंस बना है उसका भी अपना एक सेंटर होगा। यहाँ पर भी जो लेंस बना है उसका भी अपना एक सेंटर होगा। तो अब इसमें भी आपको सारी डेफिनेशंस देखनी है। तो ये एक लाइन हम कर सकते हैं कि जो आपका तीनों सेंटर्स को जब ज्वाइन कर रही है, ठीक है, तो ये तीनों सेंटर्स को जब ज्वाइन करेगी लाइन, तो ये कुछ इस तरह से लाइन बनी आपकी, और इसी तरह से कुछ यहाँ पर ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हो जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा। देखो जो स्फीयर है, जो लेंस स्फेरिकल सरफेस है, उसका जो स्फीयर का जो सेंटर है उसको हमने यहाँ पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर का है जिससे लेंस बना है। तो यहाँ पर चूंकि दो स्फीयर से बने हैं तो इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुए, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 हुआ, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हुआ, और जो लेंस का सेंटर होगा उसको हमने क्या कहा? ऑप्टिकल सेंटर का। सेम यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉनकेव लेंस में, ये भी दो लेंस स्फीयर से बनकर बना है, दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड है, दोनों स्फेरिकल सरफेसेस का एक सेंटर होगा जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, C1 C2 यहाँ भी हो जाएगा। और जो लेंस का सेंटर होगा उसको हमने क्या कहा? यहाँ भी ऑप्टिकल सेंटर बोला। तो इस तरह से क्या हुआ कि दो सेंटर्स होंगे दोनों में, यानी कि जब इसमें हम फोकस की बात करेंगे तो जो फोकस होगा वो भी दोनों, जो लेंस में दो फोकस होंगे, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे उनको हम ट्वाइस ऑफ फोकस भी मानेंगे। ठीक है, ये अभी आगे डिटेल में देखते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ लिया, सेंटर ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर का सेंटर है दोनों स्फीयर का, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 हो जाएगा, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर 2 हो जाएगा। सेंटर ऑफ द लेंस जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, और इन तीनों को पास करते हुए जो लाइन जाएगी वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी ये प्रिंसिपल एक्सिस बन जाएगी। ठीक, और लेंस का एरिया जो होगा यहाँ पर, जो कि सुटेबल है रिफ्रैक्शन के लिए, यानी कि जिसका डायमीटर हुआ उसको हमने क्या कहा? अपर्चर का। तो ये इसका अपर्चर हो जाएगा, इधर कॉनकेव लेंस का भी ये अपर्चर कहलाएगा। तो अब देख लेते हैं हम डेफिनेशंस। तो अब देख लेते हैं डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। जो लेंस है प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसका जो सेंटर हुआ लेंस का, उसको हमने क्या बोला? ऑप्टिकल सेंटर। ये यदि हम लेंस बनाएंगे तो ये जो सेंटर बनेगा ये कहलाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर। और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? इसको आप रिप्रेजेंट करोगे विद लेटर O। नेक्स्ट देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अ लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस, दीज टू स्फेरिकल सरफेसेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। हमने देखा कि दो सरफेसेस हैं स्फेरिकल, और उनका जो सेंटर है, द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर्स इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमने अभी देखा था कि C1 और C2 बनते हैं, तो यानी कि इसका एक यहाँ पर बनने का सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा यहाँ पर। सपोज ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। हमने पता है कि जो इमेजिनरी लाइन होती है, द प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। तो जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए लाइन जा रही है उसको हमने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट इज अपर्चर, द एरिया ऑफ द लेंस सुटेबल फॉर द रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर ऑफ द लेंस इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ इट्स लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया, मीन्स जितने एरिया से लाइट ट्रांसमिट हो सकती है वो पूरा का पूरा एरिया
और लेंस का डायमीटर आप कह सकते हो, अपर्चर हुआ। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की, उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लेटर आर से डिनोट करेंगे। क्लियर हुआ? प्रिंसिपल फोकस देखने के लिए हम फिर से एक एक्टिविटी करेंगे, और एक्टिविटी में हम देखेंगे कि हमने ये एक मैग्नीफाइड लेंस लिया हुआ है जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस को हमने क्या किया है कि सन से हम रेज ले रहे हैं, सन की डायरेक्शन में हमने लेंस को रखा है। नीचे यहाँ पर हमने एक पेपर रखा हुआ है टेबल पर, और हम रेज को इस तरह से फोकस करेंगे कि यहाँ पर सन की हमको जो है वो रेज सारी कन्वर्ज होंगी, एक शार्प इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये सन से कौन सी रेज आ रही है? सारी रेज पैरेलल आ रही हैं, और ये सारी पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रेज, ये है इंसिडेंट रेज। तो इंसिडेंट रेज पैरेलल आ रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद ये सारी रेज क्या हो रही हैं? कन्वर्ज हो जा रही हैं एक पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस। जैसा हमने मिरर के केस में किया था, यहाँ भी हम उसको फोकस ही बोलेंगे। तो फोकस क्या हुआ? जहाँ पर जब इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो जिस पॉइंट पर सारी रेज कन्वर्ज करती हैं वो उस लेंस का फोकस होगा। तो ये पॉइंट जो है वो इस लेंस का फोकस है। दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ दिस लेंस। तो इस तरह से हम फोकस को देखते हैं। फिगर से भी आप समझ सकते हो कि जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है मेरा, और इस कॉन्वेक्स लेंस पर क्या हुआ, ये पैरेलल रे आ रही है। पैरेलल रे आई, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे आती है, तो ये एक पॉइंट पर कहीं पर कन्वर्ज होंगी रेज, सारी रेज जितनी भी रेज आएंगी वो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। यहाँ पर भी हम दो रेज से ही डायग्राम बनाएंगे। तो ये जिस पॉइंट पर रेज कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पर एरो एक ही डायरेक्शन में रहेगा क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये इसका फोकस कहलाता है। आया समझ में? जहाँ पर रेज कन्वर्ज करेंगी, कलेक्ट होंगी सारी रेज, ये दो रेज हमने दिखाई हैं, बहुत सारी रेज आती हैं, सारी रेज यहाँ पर कलेक्ट होंगी, सारी रेज यहाँ पर कन्वर्ज होंगी, इसको हमने बोला फोकस। और ये जो डिस्टेंस होगी, देखो ये डिस्टेंस जो है ये तो हमारी है आर, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर से C2 की दूरी, या आप कह सकते हो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है वो R है, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ, और इसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखेंगे हम कॉन्केव लेंस के केस में। कॉन्केव लेंस के केस में भी जब पैरेलल रेज आएंगी तो क्या होगा, वो रेज डाइवर्ज जाएंगे अपने पाथ से। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्ज नहीं होंगी रेज, डाइवर्ज होंगी, बट ऐसा लगेगा कि जैसे रेज किसी एक पॉइंट से होकर आ रही हैं, और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। सपोज ये इसका पॉइंट है, और इसी तरह से एक रे हम नीचे से ला सकते हैं, और ये भी इस तरह करके ये डाइवर्ज कर जाएगी। तो जब रे डाइवर्ज कर रही हैं लेकिन ये एक पॉइंट से होकर आ रही हैं, ऐसा लगता है, एक्चुअली में मीट नहीं कर रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, इसको हमने क्या बोला? फोकस बोला, और ये इसकी फोकल लेंथ होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो आपकी जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकस है वो राइट साइड में दिख रहा है आपको, मीन्स अदर साइड होगा, जहाँ से रेज आ रही है उसके अदर साइड होगा, और कॉन्केव लेंस के केस में जिधर से रेज आ रही हैं उसी साइड में फोकस होगा। अब देख लेते हैं डेफिनेशंस किस तरह से लिखनी है कॉन्वेक्स लेंस की और कॉन्केव लेंस के फोकस की। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, it is a point on the principal axis of the convex lens where all the light rays parallel to the principal axis converge after passing through the lens. Means principal focus वो point है, it is a point, वो point है on the principal axis पर of the convex lens की, where all the light rays, जहाँ पर सारी light rays parallel to the principal axis, जो parallel होती है principal axis के, वो converge करती हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, लेंस से पास होने के बाद कन्वर्ज करती हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। आया समझ में? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, यहाँ पर क्या है? ऑल द लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉन्केव लेंस, सारी लाइट रेज, जितनी भी लाइट रेज होंगी वो पास होने के बाद कॉन्केव लेंस से डाइवर्ज करती हैं। एंड व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, और जब इनको पीछे मिलाते हैं या एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड, अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर मिलती हुई लगती हैं, एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं पर ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पर मिलती हैं, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस पर लेंस की। एंड दिस पॉइंट, जहाँ पर ऐसा लगता है कि रेज मिल रही हैं, उस पॉइंट को हमने क्या बोला? दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस।
इस पॉइंट को हमने कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहा। ठीक है, फोकल लेंथ क्या हुआ? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, जो ऑप्टिकल सेंटर है और जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने कहा फोकल लेंथ। अब देखते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो जैसा हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में देखा था कि कुछ रूल्स थे जो इमेज फॉर्मेशन के, कि हमें किस तरह से रे लेकर जानी है, यदि वो पैरेलल आती हैं या फोकस से होकर जाती हैं, तो उसी तरह से रूल्स यहाँ पर भी हैं लेंस के केस में। तो देखते हैं पहला रूल क्या है। कहता है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस, कि यदि पैरेलल रे कोई आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होकर जाएगी। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम देखेंगे कि जो पैरेलल रे आई है, पैरेलल रे कहाँ से होकर जाएगी हमारी? हमेशा फोकस से। तो जब भी आप कोई रे पैरेलल लेकर जाओगे तो उसको आप कहाँ से पास करोगे? फोकस से। क्लियर? तो जो रे पैरेलल आई वो क्या हुआ? फोकस से होकर गई। उसी तरह से हमारे जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में क्या होगा कि जो रे पैरेलल आएगी वो ऐसा लगेगा, एक्चुअल में मीटिंग नहीं होगी उसकी फोकस पर ऐसा लगेगा कि वो अपीयर हो रही है फोकस से आती हुई। तो देखो कैसे होगा, ये पैरेलल रे आई हमारी, ठीक है, पैरेलल रे आ रही है और पैरेलल रे क्या होगा? डाइवर्ज कर जाएगी और इट अपीयर्स एज इट कम्स टू फोकस, यानी कि फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, लगेगी हमको। यानी कि एक्चुअल में यहाँ पर मीटिंग नहीं होगा। जब भी एक्चुअल इमेज नहीं बन रही है, जब तक रियल इमेज नहीं बनती है, तो हमें क्या होता है? डॉटेड लाइन में शो करते हैं। तो इस तरह से आपकी जब भी पैरेलल रे होगी तो इस तरह से एमर्ज होगी, डाइवर्ज होते हुए और फोकस से होते हुए, ऐसे आपको ड्रॉ करनी है लाइन। तो अब देखते हैं सेकेंड रूल, रे पासिंग थ्रू फोकस विल एमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो रे फोकस से होकर जाएगी वो पैरेलल एमर्ज करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। कॉन्वेक्स लेंस के केस में देखते हैं पहले। देखो ये रे जा रही है हमारी फोकस से होकर के जा रही है और ये फोकस से होकर पैरेलल एमर्ज करेगी। फोकस से होकर के आ रही है, पैरेलल एमर्ज करेगी। ठीक है, इस तरह से ये आएगी। और कॉनकेव लेंस के केस में क्या होगा? जो रे फोकस पर मीट करती हुई अपीयर होगी, यानी ये रे गई हमारी और ये अपीयर करेगी, ऐसा लगेगा जैसे फोकस पर मीट हो रही है, ये भी रिफ्रैक्शन के बाद में पैरेलल एमर्ज करेगी। तो दोनों केस में जब फोकस से रे होकर जाएगी तो वो पैरेलल एमर्ज कर रही है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी और कॉनकेव लेंस के केस में भी। ठीक है, तीसरा जो रूल है, तीसरा जो केस है, रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्ज विदाउट डेविएशन। जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर रे जाएगी तो कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ऐसा हमने मिरर के केस में भी देखा था, चाहे वो कॉनकेव मिरर था या कॉन्वेक्स मिरर, दोनों केसेस में जब रे पोल से होकर के जा रही थी तो कोई डेविएशन नहीं था। यहाँ पर भी सेम है, जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर के रे जा रही है तो कोई भी डेविएशन नहीं है, रे स्ट्रेट ही निकल जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद भी। और उसी तरह से हम कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस में भी देख सकते हैं, जैसा कि हमने कॉन्वेक्स लेंस में देखा कि रे सीधी जाएगी, कोई भी डेविएशन नहीं होगा, अपने पाथ से डेविएट नहीं होगी। तो ये तीनों रूल आपको ध्यान रखना है। पहला रूल है कि जब रे पैरेलल है फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा रूल है कि जब फोकस से होकर के रे आ रही है तो पैरेलल जाएगी, एमर्ज पैरेलल होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? तीसरा रूल है कि ऑप्टिकल सेंटर से जब जाएगी तो कोई डेविएशन नहीं होगा। क्लियर? तो अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर जो कि बीच में से हमारा थिक है और एजेस से थिन है। तो सबसे पहले हमारी पोजीशन क्या होगी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। फर्स्ट पोजीशन हमने ली है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है? इन्फिनिटी पर। जब भी हम ये लेंस बनाएंगे हमें याद रखना है कि सबसे पहले हमने ऑप्टिकल सेंटर मार्क किया, फिर सेम डिस्टेंस हमने ली ऑप्टिकल सेंटर से फोकस F1 की और दूसरी साइड हमने सेम डिस्टेंस ली F2 की। ठीक है, जितनी डिस्टेंस हमारी OF1 की है उतनी डिस्टेंस हमने ली F1 और 2F1 की और दूसरी साइड हमने ले ली 2F2 की, सेम डिस्टेंस। मीन्स हमें क्या ध्यान रखना है? हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस होती है हमारी, ये हमारी फोकल लेंथ होती है और ये जो डिस्टेंस होती है ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस 2F1 की। तो हमें ये दोनों डिस्टेंसेस का ध्यान रखना है कि जो F आएगा, फोकल लेंथ आएगा, वो
आर से, रेडियस ऑफ कर्वेचर से जस्ट हाफ हो। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर प्लेस है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से जब रेज आएंगे हम फिर दो रेज लेंगे, एक हमने ये ऊपर से ली, पैरेलल रे आई हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, और ये कहाँ से होकर के जाएगी, ऑब्वियस सी बात है F2 से। हमने यही रूल पढ़ा है कि जब भी पैरेलल रे आएगी वो फोकस से होकर जाएगी। इसी तरह से दूसरी रे जब जाएगी वो भी पैरेलल गई यहाँ पर, और ये भी फोकस से होकर जाएगी। ये एक्चुअल मीटिंग होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ध्यान देना है। तो हमारी पैरेलल रेज आ रही हैं, फोकस पर मीट कर रही हैं, फोकस पर इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो हमारा जो पोजीशन ऑफ इमेज है हम क्या लिखेंगे, एट F2। कहाँ पर हमारी इमेज बन रही है, फोकस पर। साइज है हमारा पॉइंट साइज, इमेज बन रही है पॉइंट साइज, और नेचर इमेज की क्या है, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड हम लिख देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्मेशन करेंगे इमेज की, डिस्टेंसेस का ध्यान रखना है। फिर रेज कैसे आनी है, हमें 3 रूल्स हमने पढ़े, वो 3 रूल्स से बनाओगे इमेजेस, कभी गलत नहीं होंगी। क्लियर, और जहाँ पर रेज मीट करेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन वहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगा। सेकेंड केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। तो ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, इसको मैंने F1 करा, और सेम डिस्टेंस हमने लगभग यहाँ पर ले ली 2F1। आप स्केल से बिल्कुल मेज़र करके लोगे, ठीक है, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आप ले सकते हो डिस्टेंसेस। 2F, ये F2 हो गया, और इसी तरह से यहाँ पर हमारा हो गया 2F2। ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस ले ली, और जो लेंस है उसको भी आप mm' उसका अपर्चर जो है वो मार्क कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो फोकस पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा फोकस पर, जैसा हमने कॉन्केव मिरर के केस में भी किया है। फिर हमने क्या किया, ये हमने पैरेलल रे गई हमारी, और पैरेलल रे फिर हमारी फोकस से होकर जाएगी। तो पहली रे हमने पैरेलल ले ली, फोकस से होकर जा रही है। पहली रे हमारी गई फोकस से होकर, दूसरी रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से ले ली, और ये भी हमारी स्ट्रेट जानी है। और ये दोनों रेज हम देखेंगे कि कहीं मीट नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों पैरेलल रेज हैं। आप देख सकते हो पैरेलल रेज हैं, इनको आप कितना भी आगे एक्सटेंड करोगे मीट नहीं करेंगी। मीन्स हमारी जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है, इन्फिनिटी पर। तो ये जो मैंने आपको दिखाया है केस, ये है जस्ट अपोजिट टू दैट केस। ठीक है, इमेज इज एट इन्फिनिटी। फिर आपकी इमेज का साइज क्या है, यहाँ पर ये हाईली इनलार्ज्ड होगी। वहाँ पर वो पॉइंट साइज थी, यहाँ पर ये हाईली इनलार्ज्ड इमेज बनेगी, वहाँ पर हाईली डिमिनिश्ड थी। नेचर क्या है, अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पर भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी आपकी, ये ध्यान रखना है। तो ये तीनों चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे। एरोज लगाना नहीं भूलना है, एरोज हमेशा मार्क करना है, तभी पता लगेगा एयर किधर से आ रही है और किधर उसका इमेज फॉर्म हो रही है। अब नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F1 है। ठीक है, तो अगेन सेम प्रोसीजर, सबसे पहले आप लेंस बनाओगे और सारी डिस्टेंसेस मार्क करोगे, इक्वल डिस्टेंसेस लेनी है आपको, और इनको आप मार्क कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद में आपने ये लेंस को भी मार्क कर दिया mm'। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है, बिटवीन F एंड 2F1। तो हमने F और 2F1 के बीच में आप कहीं भी रख सकते हो। ठीक है, सपोज मैंने ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है अपना। अब यहाँ से देखो, ये पहले मेरी पैरेलल रे गई, और ध्यान रखना ये इसकी टिप से एरो की छूना चाहिए लाइन, ये फोकस से होकर के जाएगी। अगेन बहुत आसानी से आप समझ सकते हो कैसे बन रही हैं रेज, बहुत आसान है। ठीक है, दूसरी रे हमारी क्या गई, पैरेलल ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं अगेन, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जो हमने रे ली है, तो हम देखेंगे ये दोनों रेज जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों रेज कहीं पर कट करेंगी, और जहाँ पर ये दोनों रेज मीट करेंगी वहीं पर आपका इमेज फॉर्म होगी। तो हमारी इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, ये देखो इमेज फॉर्म हुई हमारी बिहाइंड और बियॉन्ड 2F1 आप कह सकते हो। ठीक है, ये बियॉन्ड 2F1 हमारी इमेज बनी है। इमेज को, ऑब्जेक्ट को मैंने लिखा है AB, तो इमेज को हम नाम दे सकते हैं A' एंड B'। तो कहाँ पर पोजीशन है इमेज की हमारी, बियॉन्ड 2F2, और साइज क्या है, इनलार्ज्ड। देख रहे हो ना, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, हमारी इमेज उससे काफ़ी बड़ी बनी है, तो इनलार्ज्ड साइज है।
और नेचर अगेन क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख सकते हो ये कैसी है, इन्वर्टेड इमेज बनी है। तो नेचर अगेन रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये बहुत इजीली बन जाएंगे डायग्राम्स यदि आपने इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया। फोर्थ कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड टू F1 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, बियॉन्ड टू F1। ये मेरा F1 हो गया, ये मेरा 2F1 हो गया, और ये हो गया आपका F2 एंड ये हो गया 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है 2F1 के बियॉन्ड, तो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट अपना प्लेस कर दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को नेम भी दे दो आप, ए बी नेम हो गया ऑब्जेक्ट का, इसको भी हम नेम दे देते हैं एम डैश। तो पहली रे क्या होगी हमारी, पैरेलल जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल गई, ये कहाँ से होकर जाती है हमारी, फोकस से होकर जाती है। ठीक हो गया। सेकेंड रे हमने फिर से ऑप्टिकल सेंटर से ले ली, और ये हमारी कहीं पर कट करेगी। रे दोनों मीट जहाँ पर कर रही है, कहाँ पर कर रही है, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, तो ये हमारा देखो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है वो स्मॉल साइज़ की बनी है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारा बड़ा है साइज़ में, और इमेज जो है हमारी डिमिनिश्ड साइज़ बनी है। तो पोजीशन कहाँ पर बनी है हमारी इमेज की, बिटवीन F2 एंड 2F2। पिछले केस में हमारा ऑब्जेक्ट था बिटवीन F1 और 2F1, इमेज बनी थी बियॉन्ड 2F2। अब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बियॉन्ड 2F1, इमेज बन रही है बिटवीन F2 एंड 2F2। ये ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा आपको कि जहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो किस तरह से हमारी इमेजेस फॉर्म हो रही हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज हो गया बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज क्या है, स्मॉल साइज है। ठीक है ना, आप लिख सकते हो डिमिनिश्ड साइज, और स्मॉल भी लिख सकते हो डिमिनिश्ड। और इमेज की जो नेचर है वो क्या है आपकी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपकी फोर्थ पोजीशन बन जाती है। ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड 2F1 था, पहली रे पैरेलल गई, फोकस से होकर के रे पास होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट गई, दोनों रेज मीट हुई एक पॉइंट पे। वो पॉइंट कहाँ पर था हमारा, बिटवीन F2 एंड 2F2, और वहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म हुई। क्लियर। फिफ्थ पोजीशन है जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट 2F1। ठीक है, अब यहाँ पर ये वही वाला केस हो गया जो हमने मिरर के केस में देखा था कि एट C। 2F1 भी एक्चुअली C ही है, तो इसको हमने F1 लिखा है यहाँ पर, ये हमारा हो गया 2F1। और यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगी फिर, जब हम एक बार देख चुके हैं ऐसा केस मिरर के केस में, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पर भी इमेज फॉर्मेशन होगी एट 2F2। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस होता है ये वाला, और इक्वल साइज की इमेज बनती है इसमें। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट को बनाया अपने 2F1 पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये 2F1 पर हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है AB। ठीक है, अगेन फर्स्ट रे कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये रे जो हमारी पैरेलल जा रही है, ध्यान रखना टिप से ही ऑब्जेक्ट की आपको इमेज बनानी है, और ये हमारी फोकस से होकर जाएगी। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल करेक्ट बन गया। ठीक है, बढ़िया। दूसरी इमेज हमारी, दूसरी रे हमारी कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी अगेन। और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी तो ये स्ट्रेट जाएगी, और इसने देखो कहाँ पर मीट हुई है दोनों रेज हमारी 2F2 पर। तो इमेज हमारी कहाँ पर बन गई, एट 2F2। और ये हमारी देखो इन्वर्टेड इमेज बनी है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, सेम साइज आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट और इमेज का है, और ऑब्जेक्ट 2F1 पर है, इमेज 2F2 पर है। तो ध्यान से इसी तरह से आपको रे डायग्राम्स बनाने एकदम करेक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, पहली रे पैरेलल ले लेना, दूसरी रे जनरली ऑप्टिकल सेंटर से आप ले लोगे इस केस में, या लेंस के में इजीली सारे डायग्राम्स फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इमेज पोजीशन हम लिख लेते हैं सबसे पहले एट 2F2। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा 2F1 पर था, इमेज 2F2 पर है, साइज सेम साइज की है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नेचर क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। से हमारी फिफ्थ पोजीशन बन जाती है इमेज की, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी जैसे हमने मिरर के केस में देखा था, कॉनकेव मिरर में
5 केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनी थी और 6 केस था जब पोल और फोकस के बीच में थी तो हमारी इरेक्ट इमेज बनी थी, वर्चुअल इमेज बनी थी, बड़े साइज की बनी थी। लेंस में भी, कॉन्वेक्स लेंस में भी सेम होने वाला है। 5 इमेजेस आपके रियल एंड इन्वर्टेड बन गई। 6 केस आपका होगा ऑब्जेक्ट और फोकस के बीच में रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, और इमेज आपकी बनेगी इनलार्ज्ड एंड वर्चुअल। तो देखते हैं फिर, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये एम डैश हमारा लेंस हो गया, ये हमारा F1 एंड दिस इज 2F1, और ये हो गया F2 एंड दिस इज 2F2। क्या कहा है आपसे? ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी आप प्लेस कर सकते हो, चाहे फोकस के बहुत ही पास में भी कर सकते हो, लेकिन बस होना चाहिए ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो ये हमने पहली रे भेजी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जाएगी फोकस से होकर के, करेक्ट, ठीक है। सेकेंड रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से, जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करा, ऑप्टिकल सेंटर से हमारी रे गई, सही से बना लेते हैं इसको, ये गई, ठीक है। अब ये दोनों रेज देख रहे हो आप, इन्वर्ट पैरेलल नहीं है, तो जब रेज पैरेलल नहीं होती तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी, आगे या पीछे। आगे तो करने वाली है नहीं, पीछे करेंगी मीट, तो हम इनको पीछे मीट कराएंगे कहीं पर। तो देखो, जब हमने रेज को एक्सटेंड किया है पीछे की साइड में, तो ये यहाँ पर मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि पीछे हमने जब इसको एक्सटेंड किया, मिरर जो रेज है हमारी, इसको हमने आगे की इधर साइड में, जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगी। जब हम इसको पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं रेज को, तो हमारा A डैश B डैश ये इमेज बनी है, जो कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखा आपने कि जो हमारी रेज हैं ये कहाँ पर मीट कर रही हैं, जिधर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ मीट कर रही हैं, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है A डैश B डैश। तो इस तरह से जब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस होगा O एंड F1 के बीच में, यानी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में, तो इमेज वर्चुअल बनने वाली है, इरेक्ट बनेगी, साथ ही एनलार्ज बनेगी। आप देख सकते हो इमेज का साइज क्या है, एनलार्ज है, ठीक है। तो हम पोजीशन कहाँ पर है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, और आप लिख सकते हो इन फ्रंट ऑफ द लेंस। सेकेंड हो गया, साइज क्या है, एनलार्ज, यहाँ पर एक बड़ी इमेज बनेगी, और नेचर क्या है यहाँ पर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखने, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने तुम्हें शायद जब कॉनकेव मिरर पढ़ाया तब भी बताया है कि ये क्वेश्चन खासतौर से पूछा जाता है कि वो कौन सी पोजीशन है या कौन सा मिरर है। जब मैंने मिरर के केस में बात की थी कि जब एनलार्ज इमेज मिलती है, तो इसी तरह से किस लेंस से हमें एनलार्ज इमेज मिलती है, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस ही लिखना होगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस से आप देखोगे इमेजेस हमेशा शॉर्ट बनेंगी वर्चुअल इरेक्ट बट शॉर्ट बनेंगी। तो ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस है जिसमें आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगी, और कहाँ पर पोजीशन होगी आपके ऑब्जेक्ट के उसमें, ठीक है। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में भी वैसे ही होने वाला है जैसा कि हमने मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में देखा था। इमेजेस स्ट्रेट बनेंगी, अपराइट पोजीशन में बनेंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी, मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेंगी, और शॉर्ट बनेगी। और दो ही केस यहाँ पर आपको भी मिलने वाले हैं, जैसे कि हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखा था। पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ये वही केस है जो हमने जब देखा था कि किस तरह से फोकस हमको मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या है, मैंने इसको ऑब्जेक्ट लिख दिया, ये हमारा F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, एंड यहाँ पर मैंने लिखा F2, और ये हो गया आपका 2F2। तो जब हमारा देखो पैरेलल रेज जाएगी, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, यानी कि रेज पैरेलल आ रही है इन्फिनिटी से, तो पहली रे पैरेलल गई, और ये हमें ऐसा लगेगा जैसे हमने जो केस देखा है रूल फॉर्मेशन में, क्या देखा है कि फोकस से होकर आती हुई लगती है रे। तो ये हमारी क्या होगा, फोकस इधर साइड में, यहाँ पर राइट साइड नहीं बनेगी इमेज, लेफ्ट साइड बनेगी। तो फोकस से होकर आती हुई लगेगी, और इसको हम ऐसे ही ये डाइवर्ज करेगी, अपने प्लेस से डाइवर्ज कर जाएगी, और लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। सेकेंड रे भी आप ऐसे ले जाओगे, पैरेलल ले गए आप, फिर ये भी ऐसा लगेगा आपको कि फोकस से होकर आ रही है, पर ये डाइवर्ज कर जाएगी इस तरह से। तो ये आपकी इमेज फॉर्मेशन हो गई जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इन्फिनिटी पर। अब पोजीशन क्या है इमेज की, एट F1। कहाँ पर बन रही है इमेज, यहाँ पर बन रही है फोकस 1 पर। साइज क्या है,
पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, या फिर आप लिख सकते हो हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका नेचर ऑफ इमेज। यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती हैं इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस। और यहाँ पर देखो, जब हमें वर्चुअल इमेज दिखानी होती है ना, तो रेज को भी हम वहाँ पर डॉट्स में ही दिखाते हैं। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्लियर हुआ? देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ये भी वही केस है जैसा आपका कॉन्वेक्स मिरर के केस में है था कि हमने दो ही केस देखे थे वहाँ, एक व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, दूसरा बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। यहाँ पर भी एट इन्फिनिटी फर्स्ट केस देखा ऑब्जेक्ट का, दूसरा केस हम देख रहे हैं जब ऑब्जेक्ट हमारा है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी। तो शुरू करते हैं रे डायग्राम बनाना। डैश हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया। मार्क कर लो पोजीशन ऑफ फोकस 1 और फोकस 2f1, फिर ये हो गया आपका f2 एंड ये हो गया आपका 2f2। अब हमें ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस करना है। सपोज मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया, कहीं भी कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस जगह पर ऑब्जेक्ट आपको प्लेस करना है। फर्स्ट रे हमारी पैरेलल गई और पैरेलल जा कर के ये फोकस से होकर आ रही है ऐसा लगेगा, तो ये यहाँ से होकर के आ रही है ऐसा लगता है और ये डाइवर्ज कर जाएगी। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट रे हो गई। समझ में आया? पहली रे हमारी सीधी गई है, फिर ये डाइवर्ज कर रही है, और जब डाइवर्ज हो रही है तो हमने इसको पीछे एक्सटेंड किया तो ऐसा लगता है ये फोकस पर मिलती है, यानी फोकस से आ रही है। सेकेंड रे हमारी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। हमने देखा था कि जब ऑप्टिकल सेंटर से रे जाती है तो वो स्ट्रेट जाती है, बिना किसी डेविएशन की जाती है। तो यहाँ पर देखो, ये रेस कहाँ पर मीट कर रही हैं? ये रेस यहाँ पर मीट कर रही हैं बिटवीन पोल एंड, या आप कह सकते हो ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 फोकस 1। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाती है। a डैश b डैश कहाँ बनी? बिटवीन o एंड f1। समझ में आया? पहली रे हमने पैरेलल डाली और ये रे डाइवर्ज हुई तो ऐसा लगता है जैसे फोकस से होकर आ रही है। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरी रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, स्ट्रेट जाती है। ठीक है, और जब भी रे जो है वो आपकी स्ट्रेट जाती है तो वो बिना डेविएशन की जाती है। दोनों रेस कहाँ पर मीट कर रही हैं? बिटवीन o एंड f1 ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस 1। तो लिखते थे यहाँ पर पोजीशन क्या इमेज की? बिटवीन o एंड f1। साइज क्या है? डिमिनिश्ड साइज, छोटे साइज की इमेज बनेगी हमेशा, बड़ी साइज की यहाँ पर नहीं बनती है कॉन्केव लेंस के केस में। फिर ये तीसरा क्या है आपका नेचर ऑफ इमेज, क्या है आपकी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्लियर हो गई इमेज पोजीशन। हमने 6 पोजीशंस देखी इमेज फॉर्मेशन की कॉन्वेक्स लेंस से और 2 पोजीशंस हमने देखी कॉन्केव लेंस से। तो जब भी न्यूमेरिकल करोगे ध्यान रखना है कि कौन सी लेंस की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो पोजीशंस को आपको देखना होगा कि ऑब्जेक्ट हमेशा आपका नेगेटिव रहता है, लेकिन जो इमेजेस हैं वो किन केसेस में नेगेटिव होंगी, किन में पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर कॉन्केव लेंस है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अभी साइन कन्वेंशन में पूरा बताती हूँ मैं कि किस तरह से आपको ये सब चीज़ें नोटिस करनी है जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब। साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। साइन कन्वेंशन में हमें फिर से वही ध्यान रखना है कि जो हमारी लेफ़्ट साइड की जो डिस्टेंसेज होंगी इनको हमें नेगेटिव से मेज़र करना है, राइट साइड की हमारी सारी पॉजिटिव से करना है। जैसा हमने मिरर के केस में किया था कि लेफ़्ट साइड की डिस्टेंसेज को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, राइट साइड पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो लेफ़्ट साइड की डिस्टेंसेज उनको नेगेटिव में लोगे। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, यू का क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, यू हमेशा क्या होगा यहाँ पर? नेगेटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड होगा, चाहे वो कॉन्केव लेंस है चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस है। तो यू हमेशा क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। यू हमेशा ही नेगेटिव रहेगा इन बोथ द केसेस। अब वी की यदि हम बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज की, तो पोजीशन ऑफ इमेज जब राइट साइड बनेगी, ठीक है ना, राइट साइड बनेगी इमेज, तो ये पॉजिटिव मेज़र की जाएगी, और जब भी इमेज लेफ़्ट साइड होगी तो नेगेटिव मेज़र की जाएगी। अब देखो जो कॉन्वेक्स लेंस है
इसमें 5 केसेस में राइट साइड बन रही है, उन सब केस में पॉजिटिव हो जाएगा। एक केस जिसमें आपने ध्यान दिया था कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट है और लेफ्ट साइड इमेज बन रही है, वहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। जबकि यदि हम कॉन्केव लेंस देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्केव लेंस के केस में क्या होगा, हमेशा ही जो इमेजेस बन रही हैं वो आपकी लेफ़्ट साइड बनेंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो आप लेफ़्ट साइड इमेज बनी हुई है। और कॉन्वेक्स लेंस के केस में क्या है, ज़्यादातर केसेस में राइट साइड इमेज बन रही है, अदरवाइज एक साइड केस में लेफ़्ट साइड। फिर हम देखेंगे यदि ऑब्जेक्ट की हाइट की पोजीशन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये हमारे हमेशा जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा ऑब्जेक्ट। और यदि हम HI की बात करेंगे, इमेज की बात करेंगे हाइट की, तो इमेजेस जब भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस होंगी तो हाइट क्या होगा, पॉजिटिव होगी, सॉरी नेगेटिव होगी। यहाँ पर रियल एंड इन्वर्टेड में नेगेटिव होगी क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है। और जब भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनेंगी तो ये आपकी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये केस है पॉजिटिव है यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं साइन कन्वेंशन यहाँ पर कि किस तरह से आपको लेना है। लेफ्ट साइड की सारी पोजीशंस आप नेगेटिव लोगे, राइट साइड पॉजिटिव लोगे, और लेफ्ट साइड की पोजीशंस इमेज की भी नेगेटिव हो जाएंगी। हाइट ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉजिटिव रहेगी, जबकि हाइट इमेज की डिपेंडिंग ऑन रियल इन्वर्टेड हमेशा नेगेटिव रहेगा। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज के लिए हमेशा पॉजिटिव लोगे। हम लेंस फार्मूला और मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। लेंस फार्मूला उसी तरह से है जैसा कि हमने मिरर के केस में देखा था कि 1 उसमें पॉजिटिव साइन था, यहाँ पर नेगेटिव है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये एक जनरल फार्मूला है जो कि आपके दोनों लेंसेज में चलेगा, और फार्मूले को आप उसी तरह से अरेंज करोगे जैसे कि मैंने बताया था। आपको फोकल लेंथ निकालनी है, आपका फार्मूला ऐसे ही रहेगा। लेकिन यदि आपको u ऑफ v निकालना है तो पहले आप u ऑफ v को जो भी निकालना है उसको लेफ्ट में रख के राइट में अरेंज करोगे। ठीक है, जैसे यदि मैंने सपोज फोकल लेंथ निकालनी है तो आप लिख लोगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/v यानी कि आपको यदि इमेज की डिस्टेंस निकालनी है तो आप लिख लोगे 1/f 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल टू 1/f, और ये माइनस में है 1/u, इधर आएगा ये प्लस में हो जाएगा। ये सब चीज़ ध्यान रखना है। और जब आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है तो आपने लिख लिया यहाँ पर माइनस 1/u क्योंकि आपने इसको ऐसे ऐसे रखा है, और यहाँ पर 1/f एज इट इज़, और 1/v इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर, ये ध्यान देना है आपको कि जब u आएगा तो आपका नेगेटिव आंसर आना चाहिए। u हमेशा नेगेटिव होता है। और अपने न्यूमेरिकल को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। जब मैं आपका न्यूमेरिकल का सेशन लूँगी तब आपको उसी तरह से एक्सप्लेन कर दूँगी अच्छे से। ठीक है, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन को हम यहाँ भी m से ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। यहाँ लिख लेते हैं मैग्नीफिकेशन, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, m से ही रिप्रेजेंट करना है। और m इज इक्वल टू यहाँ पर भी क्या है, रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज अपॉन रेशियो ऑफ अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने हाइट ऑफ इमेज लिखा अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारा हो गया हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और साथ ही यदि हम पोजीशन वाला देखें केस कि यदि हम पोजीशन दी हुई है उससे मैग्नीफिकेशन निकालना है तो हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू v अपॉन यू। मीन्स यहाँ पर हमारा नेगेटिव साइन जो हमने मिरर के केस में देखा था वो नहीं है, सिंपली v अपॉन यू आया। और आप लिख सकते हो इसको m इज इक्वल टू hi अपॉन ho इज इक्वल टू v अपॉन यू। तो ये आपका मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, कंबाइंड फार्मूला आ गया। ये आपका m इज इक्वल टू v अपॉन यू, m इज इक्वल टू hi अपॉन ho, और ये आपका फार्मूला हो गया लेंस का फार्मूला। तो ये आपको ध्यान रखने हैं सारे फार्मूले। अब लास्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ का, पावर ऑफ लेंस। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। हमेशा ध्यान रखो जो पावर होगी लेंस की वो क्या डिफाइन करती है, फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ ही डिसाइड करती है किसी भी लेंस की कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग पावर। यदि ज़्यादा कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है तो वही उसकी पावर कहलाती है। कम हो रहा है तो कम पावर हो गई। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, फोकल लेंथ पर। फोकल लेंथ ज़्यादा है
तो पावर कम होगी, रेसिप्रोकल यहाँ पर वर्ड यूज़ हो रहा है, आप ध्यान रखो इस चीज़ का। और फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा होगी। फॉर्मूला आप लिखोगे P इज इक्वल टू 1/f, किससे रिप्रेजेंट हो रही है, P से। तो P इज इक्वल टू 1/f, यानी कि पावर इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर किसका रेसिप्रोकल है, फोकल लेंथ का। फोकल लेंथ कम होगी, ठीक है, फोकल लेंथ कम होगी आपकी तो पावर ज़्यादा होगी। फोकल लेंथ कम हुई, पावर आपकी ज़्यादा होगी। फोकल लेंथ ज़्यादा होगी, पावर आपकी कम हो जाएगी। फोकल लेंथ यहाँ पर मीटर में मेज़र होगी, ध्यान रखना। फोकल लेंथ किस में मेज़र होनी है, मीटर में। यदि आपका आंसर सेंटीमीटर में आता है तो उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना होता है यहाँ पर। और पावर की यूनिट, यहाँ पर पावर की यूनिट क्या है आपकी, डायोप्टर है, ठीक है, डायोप्टर। और 1 डायोप्टर आप कैसे कर सकते हो, यानी कि यदि 1 मीटर फोकल लेंथ है, यदि फोकल लेंथ इज इक्वल टू है 1 मीटर, तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 1 डायोप्टर, ठीक है। तो पावर 1 डायोप्टर कैसे डिफाइन कर सकते हो कि पावर 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हु हैज या विच हैज द फोकल लेंथ 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। तो ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है उसको हम कह सकते हैं कि उसकी पावर 1 डायोप्टर है, ठीक है। या 1 डायोप्टर कैसे डिफाइन करा आपने, 1 डायोप्टर उस लेंस की पावर को कहा है हमने जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। सिंपल, क्लियर हो गया। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है चैप्टर। रिफ्लेक्शन हमने पहले कर लिया है, रिफ्लेक्शन भी हो गया अब कंप्लीट। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बने रहिए अचीवर्स एकेडमी में, देखते रहिए वीडियोस। और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के बीच शेयर करना।